Let us solve the 3 marks and 4 marks question today. Okay. These are also very easy. These are from the basics. Now the first question is, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है इस बड़े नंबर को. ठीक है, तो इसमें पहले से कहीं भी पॉइंट नहीं लगा हुआ है, ये एक नेचुरल नंबर है, तो इनको कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा आपको याद रखना है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक डिजिट होगा. ठीक है, रेस्ट ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर ऑन द राइट साइड, डेसिमल के बाद होंगे. इस तरफ सिर्फ एक रखना होता है. ठीक है, तो हमारे नंबर आप देखो, इसमें डिजिट्स जो हैं 0 लेफ्ट साइड से देखो तो 0 सारे जीरो हैं, सिर्फ 3 एक अकेला नॉन ज़ीरो डिजिट है. ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत आसान है. कितने ज़ीरोज़ हैं पहले वो काउंट कर लो. 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20. ठीक है, तो इस पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इतने ज़ीरोज़ लगा दिए. इतना मीटर डिस्टेंस है सन का. कहाँ से? मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारी पूरी गैलेक्सी है उसके सेंटर से. ये सेंटर ऑफ गैलेक्सी है. ठीक है, सन जो है हमारा वो सेंटर ऑफ गैलेक्सी, वो गैलेक्सी का सिर्फ एक पार्ट है. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ज़ीरोज़ को काउंट कर लिया आपने, हमको एक ही डिजिट तो रखना है बस. ठीक है, यहाँ पे डेसिमल आएगा एक डिजिट के बाद. ठीक है, तो डेसिमल के बाद जितने भी बचते हैं डिजिट्स, ठीक है, ज़ीरो और नॉन ज़ीरो डजंट मैटर, उनको काउंट कर लो. ठीक है, वही 10 का एक्सपोनेंट बन जाएगा. तो यहाँ हो जाएगा 3.0. ठीक है, 3.0 इंटू 10 टू द पावर, ये कितने जीरोस थे? 20, तो ये 20 हो जाएगा. ठीक है, 3 भी लिख सकते हैं, 3.0 भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो मेन एक प्राइमरी आपका जो लेफ्ट वाला डिजिट है डेसिमल के बाद, जो मैं बता रहा था, डेसिमल के बाद आपको एक ही डिजिट रखना हो, के पहले आपको एक ही डिजिट रखना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो एक डिजिट को आप ले लो अपने नंबर में से जिसको भी कन्वर्ट करना है, उसके बाद जितने भी बचते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए वो सब 10 का पावर पे चला जाएगा. ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर कोई नंबर ऑलरेडी डेसिमल में है, जैसे 0.00425 ये नंबर, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पहले नंबर को देखो ध्यान से, जिनमें डिजिट्स है 4 2 5. ठीक है, इसके बाद वाले सारे ज़ीरो हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है. तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे आएगा. ठीक है, 4.25. ठीक है, उससे क्या फुलफिल हो जाएगा कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट, डेसिमल के पहले आप सिर्फ एक ही डिजिट रखते हैं. क्राइटेरिया फुलफिल हो गया. ठीक है, तो जब आप यहाँ पर डेसिमल को लगाना चाहेंगे, ठीक है, तो नेचुरल नंबर और इसमें डिफरेंस है. नेचुरल नंबर में आप डिजिट के बाद देख रहे थे कितने हैं, इसमें पहले देखते हैं. ठीक है, डेसिमल तक कितना डिजिट है, इसमें कितना डिजिट है? 3. ठीक है, डेसिमल के बाद जहाँ पर आपको डेसिमल डालना है उनके बीच में 3 डिजिट्स हैं, 0 0 4. तो यहाँ पे 10 टू द पावर -3 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पावर माइनस है, यहाँ पावर प्लस है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों. इसको बनाने का आसान तरीका भी आपको सिखाया है. 0 0 4 2 5. आप क्या करो, ये डेसिमल को हटा दो. डेसिमल को हटाएंगे तो कितने डिजिट्स हैं? 5. तो नीचे कितना ज़ीरो आएगा? 1 2 3 4 5. ठीक है, अब आपको 4 के पास वो डालना है, डेसिमल डालना है. नंबर है 425 न्यूमरेटर में. ठीक है, अगर इसको 100 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 4.25 हो जाएगा. सिंपल है. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो 100 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. 4.25 इंटू, अब 10 वाले कितने बच रहे हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा. ये 1000 नीचे है तो ऊपर जाके हो जाएगा 10 टू द पावर -3. ये भी आसान तरीका करने का. ठीक है,
Now let us go to the second question. फाइंड द 10th टर्म, 10वां टर्म हमको निकालना है एक सीरीज ऑफ नंबर्स में जिसका nth टर्म मतलब nवां टर्म, ठीक है। n बराबर 1 डाल देंगे तो वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, n बराबर 2 डाल देंगे तो वो सेकेंड टर्म हो जाएगा। इस तरह से इसका मतलब होता है, ठीक है। तो nवें टर्म का एक जनरल फॉर्म दे दिया है, ठीक है। ये आपके इस लेवल पे पढ़ना नहीं है, थोड़ा हायर लेवल है, लेकिन आप आसानी से समझ जाओगे। nth टर्म का जनरल एक्सप्रेशन है 2n+1। आपको आइडिया हो गया होगा अभी तक 2n+1 ऑड नंबर्स होते हैं। तो n के फॉर्म में लिखने से क्या होता है कि जब आप n बराबर 1 डालेंगे तो t1 मतलब t1 क्या हुआ, t1 हुआ फर्स्ट टर्म, ठीक है। n बराबर 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा t2 सेकेंड टर्म, ठीक है। जहां जहां n है वहां वहां ये नंबर्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2 इंटू n के जगह पर 1, 2 इंटू 1 कहाँ से, यहाँ से, इस फॉर्मूला से, ये दिया हुआ ही इसीलिए 2 इंटू 1+1 ये हो जाएगा 3। उसी तरह ये हो जाएगा 2 इंटू 2+1 5। तो ये सीरीज बन जाएगा आपका 3 5 7 इस तरह से। तो आपसे 10वां टर्म पूछ रहा है तो आप t10 निकाल लो, n बराबर 10 डाल दो जो आपको फॉर्मूला दिया है उसमें, तो हो जाएगा 2 इंटू 10+1 21, यही 10वां टर्म हो जाएगा। तो ये सीरीज ऑफ नंबर्स इसको कहा जाता है, ठीक है, जो एक खास पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको सीरीज कहा जाता है। जब आप और थोड़े बड़े होंगे तो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक पार्क है, ठीक है, 125 मीटर, रेक्टेंगुलर शेप का है, 65 मीटर। तो इस पार्क में चलने के लिए किनारे किनारे पाथ दिया हुआ है ऐसा। इस पाथ की चौड़ाई 3 मीटर है। तो आपको पूछ रहा है पूरे पाथ का एरिया कितना होगा। तो अब देखो, आपको एरिया मतलब ये निकालना है पूरा, ठीक है, इतना बड़ा। ये कैसा शेप है, ये जो मैंने येलो से शेड किया, दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। इस रेक्टेंगल को तुम ध्यान से देखो, सॉरी, आप इस रेक्टेंगल को ध्यान से देखो तो ये कैसा है, ये 125 मीटर लंबा है और चौड़ाई इसकी कितनी है, पाथ का थिकनेस, पाथ कितना चौड़ा है, 3 मीटर चौड़ा। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। ऐसा ही एक रेक्टेंगल देखो नीचे भी है, ये देखो सेम टू सेम। तो आप इसका एरिया निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इन दोनों का एरिया हो गया, एक हिस्सा हो गया क्वेश्चन का। अब दूसरा जो बच रहा है पाथ वो देखो, वो यहाँ से है, ऐसा नहीं कि उसको शुरू से ऊपर से कर देना, ये इतना बड़ा पाथ ही बच रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पे, ये टोटल 65 मीटर था चौड़ा, ये 3 मीटर काट दिया आपने, ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया ना येलो वाले एरिया में, और 3 मीटर इधर से भी ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया इस वाले पाथ, इस वाले रेक्टेंगल और एरिया में। तो ये कितना बचा, 65 -3 2 बार 3 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 59। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये जो ब्लू वाला एरिया है ये भी रेक्टेंगुलर एरिया ही है, लेकिन इसका डायमेंशन क्या है, 59 इंटू 3 मीटर। तो ऐसा एक इधर है और ऐसा ही एक इधर भी है, तो इसका एरिया भी 59 इंटू 3 हो जाएगा एक का, और ऐसे ऐसे 2 हैं तो इसको भी 2 से आप मल्टीप्लाई करके निकाल लो, और ये दोनों एरिया को आप जोड़ो तो टोटल एरिया आएगा, ठीक है, प्रीटी इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द फॉलोइंग इन आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हम इक्वली स्पेस्ड डॉट्स का एक नेट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने ग्राफ पेपर पे भी आप कर सकते हो, क्योंकि ग्राफ पेपर पे जो 2 लाइंस हैं ये चौड़े चौड़े लाइंस और इनका इंटरसेक्शन है, तो ये वाले डॉट्स हैं, ठीक है।
आप ये बना सकते हैं। अब क्यूबॉइड बनाने कहेगा तो आप कैसे लेंगे? अब जब भी तिरछा बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। ठीक, तो इस तरह से क्यूबॉइड बन जाएगा। डॉट वाला नेट पे बनाना है, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है देयर इज अ स्मॉल क्यूब प्लेस्ड ऑन दिस क्यूबॉइडल बॉक्स। एक क्यूबॉइडल बॉक्स बनाना है, उसका डायमेंशन दिया हुआ है, उस पे एक स्मॉल क्यूब भी रखा हुआ है टॉप फ्रंट लेफ्ट कॉर्नर में। तो टॉप इधर हुआ, फ्रंट ये वाला हुआ, लेफ्ट में मतलब ये लेफ्ट है, ये राइट है बॉक्स का। ठीक है, ऊपर की तरफ टॉप है, नीचे की तरफ बॉटम। तो टॉप लेफ्ट कह रहा है, टॉप लेफ्ट ये वाला होगा। यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है, ऐसे आपको डॉट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो छोटे छोटे डॉट्स भी यहाँ पे आपको लेने पड़ेंगे बहुत सारे। इस जगह पे 3-3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे, कितना है 3 ईच साइड। ठीक है, तो ओवरऑल जो बनेगा फिगर फाइनली वो ऐसा बनेगा। लेकिन आप बनाएंगे कैसे? आप पहले बहुत सारे डॉट्स लेंगे। ठीक है, ऐसे आप डॉट्स लोगे, तो 10 मीटर लंबा कह रहा है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 यूनिट लंबा करो। ठीक है, लंबी लाइन लेना है। फिर 6 चौड़ा, तो 6 इन्हीं डॉट्स को क्रॉस करते हुए 6 यूनिट का होना चाहिए। ठीक है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे करके 6 तक जाना पड़ेगा आपको। तो ये आपको बेस बन जाएगा उसका, ऐसा। फिर कह रहा है कितना? 3 सेंटीमीटर ऊपर। तो अब क्या करना है? 3 ऊपर भी जाना है आपको। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3। फिर इन सबको ज्वाइन करेंगे तो ये क्यूबॉइडल बॉक्स बन जाएगा। पहला काम हुआ। अब क्या कह रहा है कि इसके टॉप में 3 यूनिट साइड का एक क्यूब भी है। तो क्यूब कैसे बनाएंगे? पहले आप 3 यूनिट इधर जाओ, फिर 3 यूनिट तिरछे जाना है डॉट्स को ज्वाइन करते हुए, फिर 3 यूनिट इधर आ जाना ज्वाइन करते हुए, फिर 3 यूनिट इधर आ जाना, फिर 3 यूनिट ऊपर यहाँ से, 3 यूनिट ऊपर यहाँ से, 3 यूनिट ऊपर यहाँ से, मतलब डॉट्स काउंट करना है आपको, और 3 यूनिट यहाँ से। तो ये फिर सारा ज्वाइन करके आपको 3 यूनिट का क्यूब मिलेगा। ये फिगर आपको बनाने के लिए बोला गया है। इट्स प्रीटी इजी वंस यू ड्रॉ द डॉट्स। आपको सिर्फ डॉट से ही पास करके फिगर बनाना है, अपने आप बन जाएगा वो। ठीक है, यूनिट्स काउंट करना है बस। Now let's move to the next question. If 2 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting one head and one tail? ये तो हमने मतलब बहुत बार नंबर ऑफ टाइम से क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। 2 कॉइन के टॉस में पहले तो आप सैंपल स्पेस लिखो। सैंपल स्पेस मतलब जितने जितने ऑब्जर्वेशंस आ सकते हैं, सारे पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस का एक कलेक्शन बना लो। तो 2 कॉइन टॉस करोगे तो दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है। एक पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले वाले पे टेल और दूसरे वाले पे ही हेड आ जाए। तो 3 अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशंस हैं। एक ऑब्जर्वेशन में दोनों हेड आता है, एक ऑब्जर्वेशन में 2 टेल्स आते हैं, और 2 ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं जिसमें 1 हेड एंड 1 टेल आता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए पॉसिबल? टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 4। आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दी गई है वो निकालने दी गई है 1 हेड एंड 1 टेल की। ठीक है, तो 1 हेड और 1 टेल कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स। इनको क्या कहा जाता है? फेवरेबल आउटकम। जिनको हम देख रहे हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाह रहे हैं, वो ऐसे इवेंट्स कितने हैं, ऐसे आउटकम्स कितने हैं? 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हेड 1 टेल की, यही फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2/4 विच इज 1/2। परसेंटेज में 50% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इन अ डेक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड? ठीक है, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, आप बहुत बार बना चुके हैं। फेस कार्ड्स कितने होते हैं 52 कार्ड्स में? 3
अलग अलग 3 फेस कार्ड्स होते हैं एक शेड में, किंग, क्वीन और जैक। और ऐसे ऐसे कितने शेड होते हैं हमारे पास? 4। स्पेड्स है, क्लब्स है, डायमंड्स है और हार्ट्स है। तो 4 दिया 12 कार्ड्स हो जाएंगे फेस कार्ड्स। आउट ऑफ टोटल पॉसिबल, टोटल डेक में कितने कार्ड हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड कितना हो जाएगा? 12/52। ये आप लिख देना, फेवरेबल आउटकम्स हैं 12 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 52। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए। ड्रॉ अ बार ग्राफ, बार ग्राफ बनाना है, अप्रोप्रिएट स्केल्स लिखना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो सारे थाउजेंड्स में है, 10,000, 15,000, 30,000, 25,000, 14,000। तो हम क्या करेंगे ग्राफ बनाने के लिए? पहले तो यूनिट लिखना पड़ेगा हमको, और इस तरफ कंपनीज के नाम है, तो पहले कंपनीज के नाम बनाएंगे अपने ग्राफ पे, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कंपनीज नेम होगा, कंपनीज नेम्स। तो ये एक यूनिट हो गया मारुति का, एक छोड़ देना, ये हो जाएगा सुजुकी का। फिर एक छोड़ के आप किसी और का कर सकते हैं, क्या क्या है? दुकाटी, BMW, होंडा। यहाँ दुकाटी हो गई, BMW हो गई, और कौन सी है? होंडा। सारी कंपनीज मैंने एक्स एक्सिस पे बना दिया। यहाँ पे 0 0 है आपका, यहाँ से आप ऊपर वाई एक्सिस बना लो, इस पे नंबर ऑफ कार्स कर लो, किलोमीटर्स रन बिफोर फर्स्ट सर्विसिंग। जब आप कार खरीदते हैं तो कौन सी कंपनी की कार को कितने किलोमीटर के बाद सर्विसिंग के लिए देना पड़ता है, वो आपको दिया हुआ है, किलोमीटर्स बिफोर फर्स्ट सर्विसिंग। ठीक है, तो इस पे कितना ऊंचा, कितना किलोमीटर के बराबर होगा वो हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, इसी को स्केल लिखना कहते हैं, एप्रोप्रिएट स्केल। तो आपको एक्स एक्सिस पे दिखाना पड़ेगा कि मैंने एक्स एक्सिस पे कंपनी के नाम लिखे हैं, कंपनीज नेम, और वाई एक्सिस पे मैंने किलोमीटर्स बिफोर फर्स्ट सर्विसिंग ऐसे लिखना है। ठीक है, अब कितना बड़ा ब्लॉक, कितना ऊपर जाने के बाद ब्लॉक कितना किलोमीटर को कॉरेस्पॉन्ड करता है वो भी हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे यहाँ तक 3 सेंटीमीटर हुआ, तो यहाँ mm का डिवीजन रहता है ग्राफ पेपर पे 10, यहाँ भी 10 रहेगा, 10 के बाद 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। और किलोमीटर रन थाउजेंड्स में है, ध्यान रखना। तो एक ऑप्शन क्या है कि हम 1 mm को 1000 किलोमीटर के बराबर समझ लेते हैं। ठीक है, 1 mm ये छोटा वाला डिवीजन। तो उससे क्या होगा, फर्स्ट जैसे मारुति का एग्जांपल लेते हैं, मारुति 10,000 किलोमीटर चलती है, उसके बाद सर्विसिंग में देना पड़ता है, तो 1 mm ऊपर जाएंगे, उसका मतलब 1 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो 1 mm पे ये 1000 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो हमको 10,000 किलोमीटर दिखाना है मारुति में, तो हम 10 यूनिट ऊपर यहाँ पे इतना बड़ा बार बना देंगे। ठीक है, आसान। उसी तरह सुजुकी का 15 दिखाना है, तो 15 यूनिट ऊपर जाके यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, इतना बड़ा बार बन जाएगा सुजुकी के लिए। दुकाटी का है 30, तो ये यहाँ तक जाएगा, इतना बड़ा बार दुकाटी का बन जाएगा। BMW का 25 यूनिट, छोटे छोटे यूनिट्स पे जाएंगे, BMW हो जाएगा। हुंडई का 14 है, ये 1.4, 14 यूनिट ऊपर जाएगा। ठीक है, स्केल आप देखोगे ना अपना, स्केल के हिसाब से हमारे स्केल में क्या होता है, यहाँ 0 से शुरू होता है, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, 5, 1 2 3 4 1, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो छोटा वाला है ना, इतना हम बना रहे हैं 1000 किलोमीटर इस वाई एक्सिस पे। ठीक है, ग्राफ में बना रहता है, ग्राफ में
ग्राफ पेपर जो होता है उसमें बहुत छोटे छोटे होते हैं और फिर बड़े बड़े ब्लॉक्स भी होते हैं। ठीक है, आप ग्राफ पेपर देखोगे तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा। सो दिस इज द मेथड ऑफ ड्राइंग द बार ग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ अ मर्चेंट, मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन, हु सेल्स 24 ऑरेंजेस इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी पूछा जाता है, मेन इसकी भाषा है। ठीक है, ये कह रहा है कि 24 ऑरेंजेस को बेच दिया उसने 30 ऑरेंजेस के कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, देखो बहुत तरीका बनाने का समझने के लिए। देखो उसने 30 ऑरेंजेस खरीदे थे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस लिख रहा है ना, तो मान लो उसने 30 ऑरेंजेस खरीदे थे, 30 ऑरेंजेस का कुछ कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, 30 ऑरेंजेस का जो कॉस्ट प्राइस था, इतना प्राइस वो रिकवर कर लेता है। ये तो दिया वो, ठीक है, ये उसको देना पड़ता है जितना वो ऑरेंजेस खरीद के लाता है। और 24 ऑरेंजेस, 24 संतरे बेच के वो कुछ उसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, जैसे क्या हुआ, मान लो ये टोकरी में 30 ऑरेंजेस हैं और ये टोकरी में 24 ऑरेंजेस हैं, तो 30 ऑरेंजेस वो खरीद के लाया मार्केट से, उसको कुछ पैसा लगा, मान लो 30 रुपये लगा 30 संतरे खरीदने में उसको, और 24 संतरा वो 30 रुपये में ही बेच रहा है। मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस उसका दोनों का सेम है, लेकिन अलग अलग यूनिट्स का। 30 यूनिट खरीदा लेकिन 24 ऑरेंज ही बेच के 30 रुपये कमा लिया, अभी भी उसके पास 6 ऑरेंजेस बच रहे हैं। मतलब जितना पैसा उसको लगा था खरीदने में, उतना पैसा वो 24 संतरा बेच के ही रिकवर कर ले रहा है। अब जो वो 6 संतरे बेच के 6 रुपये कमाएगा, मान लीजिए 6 ऑरेंजेस, अब वो 8 रुपये कमाया, तो ये 8 रुपये उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ये इसमें समझना होता है। ऐसे क्वेश्चंस में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इसमें कैसे हम चल सकते हैं, देखिए हम क्या कर सकते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस, खरीदने का प्राइस जो है वो अज्यूम कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज RS X, X रुपये है एक ऑरेंज का, तो CP ऑफ 30 ऑरेंजेस कितना हो जाएगा, RS 30X। ये इसकी पूंजी है, इतना पैसा इसका पॉकेट से गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये पैसा उसको लगा है, ये गिवन है। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस ओनली। ठीक है, सेलिंग प्राइस 24 ऑरेंज का भी RS 30X ही है, 30X रुपया वो 24 संतरे बेच के ही कमा ले रहा है। मतलब एक संतरा बेच के कितना रुपया कमा रहा होगा, SP ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा यूनिटरी मेथड से, RS 30X by 24 हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात। तो टोटल वो कितने संतरे लाया था मार्केट से, वो लाया था 30 संतरे। तो जब तक वो 30 संतरे बेचेगा उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, उसके पास हो जाएंगे RS, ये एक का दाम है 30X by 24 into 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 900X बटा 24, इसको काटते हैं, सेवेंटी 75/2, ये हो जाएगा 37.5X। ये उसको पैसा आया है। ठीक है, समझना है। बस एक स्टेप लीड्स टू अनदर, फर्स्ट स्टेप विल लीड यू टू अनदर। हमने एक ऑरेंज का प्राइस X रुपया मान लिया, 30 ऑरेंज का प्राइस 30X हो जाएगा, और 30X रुपया वो कवर कर लिया है सेल करके 24 ऑरेंजेस ही। ठीक है, तो 24 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस भी 30X ही हो जाएगा। तो इससे हम 24 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस से एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस निकालते हैं।
फिर 1 से 30 का निकालते हैं ताकि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे उसको कितना फ़ायदा हुआ वो देख पाए। तो 30x उसके पॉकेट से गया था और 37.5x उसके पॉकेट में आया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 37.5x माइनस 30x हो जाएगा 7.5x। परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस विच इज़ 30x इंटू 100। तो x कट गया, 7.5 से 4 बार में 30 कट गया, 4 से 100 25 बार में कट गया, मतलब 25% उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत क्वेश्चन बहुत आसान है, बट आपको यहाँ से सेंसिबली बनाना है। ठीक है, समझना है। इसका मतलब है कि वो खरीदता तो 30 ऑरेंजेस है, लेकिन बेचेगा भी 30 ही ऑफ कोर्स, बट 24 ऑरेंज बेच के ही उसको 30 रुपया रिकवरी हो चुका है। अगर 30 ऑरेंज वो 30 रुपये में खरीदा था तो 30 रुपये रिकवरी हो गया। तो मेन यहाँ पे है कि भाई अब तुम सोचो, सेलिंग प्राइस 24 ऑरेंजेस का 30 रुपया है, मतलब वो एक ऑरेंज कितना में बेच रहा है। यही मेन ट्रिक है इस क्वेश्चन में, ये निकालना है। एक का निकाल लिया तो फिर 30 का निकाल लेंगे, और 30 का यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, 30 का कॉस्ट प्राइस आपको पता है, दोनों का प्रॉफिट निकल जाएगा। हमेशा याद रखना है, जब भी आपको प्रॉफिट निकालना है तो सेम नंबर ऑफ यूनिट्स का सीपी होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ यूनिट्स का एसपी होना चाहिए। 30 ऑरेंज का अगर आप कॉस्ट प्राइस है आपके पास, तो 30 ऑरेंज का ही सेलिंग प्राइस भी निकालना है, तब प्रॉफिट निकलेगा। ऐसा नहीं कि आपने 30 का सीपी ले लिया और 24 का एसपी ले लिया और घटा के देख लिया, ऐसे नहीं करना है। ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 29 बहुत आसान है। अमाउंट रिसीव्ड पूछ रहा है आपसे, तो अमाउंट रिसीव्ड क्या होता है? अमाउंट आपको क्या मिलेगा? जो आपने बैंक में जमा किया, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो आपका बनता है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है आपके पास, प्रिंसिपल इंटू टाइम, कितने टाइम के लिए आपने बैंक में जमा किया है, उस समय क्या रेट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, डिवाइडेड बाई 100। सब दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 4 लाख, इंटरेस्ट रेट 5%, टाइम दिया हुआ है 20। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4 लाख इंटू टाइम है 20 साल, रेट है 5%, डिवाइडेड बाई 100। तो 2 0 से 2 0 कट गया, हो गया 5 2 10, 10 4 40, 40 पे 4 0, 4 लाख। 4 लाख रुपए इनका इंटरेस्ट हो गया 20 साल में, और 4 लाख इन्होंने जमा भी किया था, तो 4 4 8 लाख अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। एक्स को सॉल्व करना है। ठीक है, 2 minus 3x by 7, 2 minus 3x by 7 minus 4x is equals to 13x minus 5 plus 2x plus 2 by 7। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पहले एलसीएम लेना है आराम से। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ 4x है, यहाँ 13x है, 4x को उधर भेज दो, साथ में कर दो, तो ये हो जाएगा 2 minus 3x by 7, इधर बस यही बचेगा अकेला, इज इक्वल टू 13x, इधर माइनस 4x था, उधर जाके प्लस हो जाएगा 17x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 2 by 7। अब देखो यहाँ पे 7 एलसीएम ले लें तो कुछ अच्छा आ जाएगा, 2 minus 3x by 7 इज इक्वल टू, इस पूरे पे एलसीएम 7 ले लिया, तो 7 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और 7 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। 17 into 7 100, 19x minus 35 plus 2x plus 2। ठीक है, 7 डिनोमिनेटर में दोनों साइड काट के हटा दीजिए। इधर हुआ 2 minus 3x, इधर कितना हो गया 119x plus 2x, कितना हो जाएगा 121x, माइनस 35 प्लस 2 माइनस 33, माइनस 33 को उधर भेज दीजिए, माइनस 3x को इधर ले आइए, 33 और 2 कितना हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 121 और 3 124x, x आ जाएगा 35/124। ठीक है, कोई बढ़िया
नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, बट स्टिल आसान है बनाना, एक ही काम करना है, हड़बड़ाना है। ठीक है, इसके बाद सिर्फ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बचते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे।